सर, आपका मैं आभारी हूँ क्योंकि मुझे आप जल्द बुलाए और अपनी बात रखने के लिए मुझे मौका मिला, इसलिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं इस शब्द से शुरू करूँगा ताकि कोई ये न समझे कि हमारे लिए ही ये बोल रहे हैं। मैं आम जनता जो बोलती है वही बात मैं यहाँ रख रहा हूँ। और संविधान, आगे ये भी बोलूँगा कि संविधान कैसा बना और संविधान के तहत हम कहाँ तक चल पाए और संविधान ने कितनी हमको आज़ादी दी है, उसका हम कहाँ तक किस ढंग से अच्छी तरीके से देश को बनाने में हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, आपके भाषण में तो आपके अचीवमेंट भी आए, आपके अनुभव भी आए और आप जो चाहते थे उसको यहाँ पर रखने की कोशिश की है। लेकिन मैं इससे शुरू करता हूँ, बदलना है तो अब हालात बदलो, बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है। देना है तो युवाओं को रोजगार दो, सबको बेरोजगार करके क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों को मारने से क्या होता है। दिल को थोड़ा बड़ा करके देखो, लोगों के मारने से क्या होता है। कुछ कर नहीं सकते तो कुर्सी छोड़ दो। बात बात में डराने से क्या होता है। बात बात में डराने से क्या होता है। अपनी हुक्मरानी पर तुम्हें गुरूर है, लोगों को डराने से धमकाने से क्या होता है। बदलना है तो अब हालात बदलो, ऐसे नाम बदलने से क्या होता है और यहाँ से वहाँ जाने से और क्या होने वाला है। सर, तो सबको गर्व है देश पे और इसीलिए मैं कहूँगा कि जो संविधान आज़ादी के बाद बनी और इस संविधान के तहत हम सभी को चलना है और देश के लिए हम कुछ करना है। और इसमें मैं एक ही बात कहूँगा कि इस पार्लियामेंट्री जर्नी में 75 साल जो संविधान सभा का ये जो संविधान करके हुआ और उसके अचीवमेंट, एक्सपीरियंस, मेमोरीज, लर्निंग्स, इस पे ही हमको बात करना था। तो मैं इसी पे थोड़े शब्दों में बोलूँगा कि एक मेरी भी जर्नी 50 साल में असेंबली और पार्लियामेंट मिलके 52 साल हिस्सा है मेरा भी। लेकिन मुझे यहाँ ज़्यादा समय नहीं मिला, मेरे को वहीं पर रखना पड़ा, बेंगलुरु में ही था। यहाँ बहुत से नेताओं के भाषण सुनने को मुझे कम मौका मिला, सिर्फ 14 साल मिले। कहाँ जा रहे हैं? नहीं, बड़ी गड़बड़ी में जा रहे थे तो मुझे लगा, बड़ी गड़बड़ी में जा रहे तो मुझे लगा, तो इसलिए पूछा। ये टच करना कानून का उल्लंघन भी है। अब ये साहब, हमारे हाउस में उल्लंघन बहुत होते हैं, फिर भी आप दिलदार हैं
उसको संभाल लेते हैं। उसीलिए मैं बोला उसको संजय सिंह को और चड्ढा को बुला लो। आगे आगे वही चिंता थी मेरे को, उधर गए फिर क्या। सर, ये संविधान सभा, ये भवन आजाद भारत के सारे बड़े फैसलों का गवाह है और इसी भवन में हमारी संविधान सभा 11 सत्रों में 165 दिन बैठी। उसने 90,000 शब्दों वाला जो संविधान बनाया वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। जब नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसकी मंजूरी दी। वहाँ की बहस सुनने के लिए करीब 53,000 लोग आए थे, विजिटर्स, यानी इस मौके पे। सभापति जी, आपने अपने जयपुर के पीठासीन अधिकारी सम्मेलन में संविधान सभा के 11 सत्रों के व्यवधान रहित संचालन को एक आदर्श स्थिति कहा था। यानी किस ढंग से वो चला और कितनी अच्छी थी, यह आपने जयपुर के अपने मीटिंग में अपने वक्तव्य में कहा। तो ऐसा वो एक वक्त था जो सबको लेके लोग चलते थे और लोकतंत्र को ठीक ढंग से ठीक रास्ते पे ले जाने के लिए कितनी कोशिशें होती थी, इससे ये अंदाजा लगता है। उस वक्त कौन थे प्राइम मिनिस्टर? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नहीं सर, आपकी याददाश्त बहुत अच्छी है। इधर क्यों देख रहे हैं? नहीं, इधर ये टैक्टिकल है। मतलब ऐसे लगता है कि बहुत अच्छा स्क्रिप्ट किया हुआ है। साहब मेरे आपको याद दिला रहे थे साहब, सर, आपको याद दिला रहे थे जरा। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही था, क्योंकि तब राष्ट्र की बुनियाद रखने का काम हो रहा था। बुनियाद रखना, और बुनियाद के अंदर जो पत्थर जाते हैं वो दिखते नहीं, और जब वॉल पे आप नाम लगाते हो वही दिखते हैं। आप कभी भी जाइए साहब, आप तो 2-4 अनेक कोर्ट तो उद्घाटन किए होंगे अब तक, कहीं भी जाइए, जो बिल्डिंग ठहरती है बुनियाद पर, वो अंदर के मजबूत पत्थर किसको भी नहीं दिखते, लेकिन ऊपर का नाम। माने खड़गे जी, मैं हाल में भारत मंडपम गया था। हाँ, देखिए, भी देखी और ऊपर भी देखा। यही मैं बोल रहा हूँ, आप बहुत से लेकिन देखते हैं। दुनिया के नेताओं ने जो मुझे कहा, सर बोलने आश्चर्यचकित हो गया। सर बोलने दीजिए। उसकी नींव का भी आधार समझ में आ गया, ऊपर का भी समझ में आ गया। उसीलिए साहब इतने बिल्डिंग्स, आप कौन से भी इमारत बनी होगी, राजे रजवाड़ों के महल बने होंगे, और हमारी पार्लियामेंट बनी, पहले की पार्लियामेंट है, नई है, और कुछ कल जाने में अभी वो दिक्कत है, कौन देखे कौन नहीं दे, हमारी जगह कहाँ है वो भी ढूंढना पड़ेगा। उसमें मैं आपकी मदद करूंगा। अच्छा, और आज ही करूंगा। चलो सर, संविधान सभा ने चुने गए विभिन्न धाराओं के लोग महान नायक थे। उसमें अपने दौर के महारथी थे, उनका बड़ा जमीनी अनुभव भी था। स्वतंत्रता, समानता, न्याय, मानवीय गरिमा और लोकतंत्र उनकी नसों में समाया था, क्योंकि उसके लिए ही तो वो लड़ रहे थे। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने हमें जो संविधान दी है,
वही हमें आज भी एक बनाए हुए हैं और उसी ने राष्ट्र के लिए सशक्त ढांचा तैयार किया है। इसी कारण लोकतंत्र के सिद्धांत और व्यवहार आज जनता के स्वभाव का अभिन्न अंग है। भारतीय संविधान हमारा सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। इसी के आधार पर संसदीय प्रणाली के हक में फैसला हुआ और अडल्ट फ्रेंचाइज जो हमको मिला वो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आपको तो मालूम है पहले जब वोटिंग पावर थी 1935 के तो इस एक्ट के तहत जो टैक्स देते हैं, जिनके पास जमीन है, जो पढ़े लिखे हैं, जो इनकम टैक्स पे करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ही वोटिंग का अधिकार था। लेकिन हमने जो संविधान बनाया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल, जितने भी महान नेता उस वक्त इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में थे, उन्होंने अडल्ट फ्रेंचाइज दिया। आप लिखो या आप पढ़े हो या अनपढ़ हो, आप गरीब हो या आप अमीर हो, सबको एक ही वोट और उसका वैल्यू भी एक ही। करेक्ट। जो एक बड़ा अमीर आदमी, फर्ज करो अदानी के जैसा, उसको भी एक ही वोट, उसका वैल्यू भी एक ही वोट। लेकिन आज हमारे जो कर्मचारी है, छोटे लोग हैं, काम करते हैं, उनको भी एक ही वोट। ये किसने दिया? ये कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाने वाले कांग्रेस के उस वक्त आज़ादी, जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़े और ये दिलाए और ये ढांचा बना। इसीलिए आज भी अडल्ट फ्रेंचाइज से ये देश जिंदा है, एक है और इंक्लूसिव है। और ये इंक्लूसिव बोले तो थोड़ा सा डर होता है उनको। इंक्लूसिव बोले तो फिर इंडिया, उसको क्या करते हैं छोटा करने के लिए, हमारे नड्डा साहब इंडी बोलते हैं। ठीक है, उसीलिए तो बोलो नाम बदलने से कुछ नहीं होता। इंडी बोलो और कुछ भी बोलो, हम है इंडिया। अरे आप कुछ भी बोलो, हम सब इंडिया। अरे बैठो, अरे आप क्यों बात करते? बेंगलुरु से आए हैं, चुप बैठो। राजस्थान से बेंगलोर गए। हमारे नायकों ने बहुत मंथन करके जो संविधान दिया, वो जनता की आकांक्षाओं को खरा उतरा है। बाबा साहब संविधान सभा के अपने अंतिम भाषण में उन्होंने ये कहा था, मैं ये कोट करना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत है तो। इजाजत है? मसौदा समिति का कार्य बहुत ही कठिन हो जाता यदि ये संविधान सभा विभिन्न विचार वाले व्यक्तियों का एक समुदाय मात्र होती। विभिन्न विचारधाराओं के लोगों का एक समुदाय होता। एक उखड़े हुए फर्श के समान होती, जिसमें कहीं एक काला पत्थर होता तो कहीं सफेद, और जिसमें प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक समुदाय स्वयं अपने को विधिवेता समझता, सिवाय उपद्रव के और कुछ नहीं होता। तो उस वक्त बोल रहे कि इतने सब रहने से उपद्रव के कुछ नहीं होता। सभा में कांग्रेस पक्ष की उपस्थिति ने इस उपद्रव की संभावना को पूर्णतः मिटा दिया और इसी के कारण कार्यवाहियों में व्यवस्था और अनुशासन दोनों बने।
कांग्रेस पक्ष के अनुशासन के कारण ही मसौदा समिति यह निश्चित रूप में जानकर कि प्रत्येक अनुच्छेद और प्रत्येक संशोधन का क्या भाग्य होगा, इस संविधान का संचालन कर बैठी। तो ये कांग्रेस के लिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कैसा संविधान बना, क्योंकि उस वक्त इतने डिफरेंट लोग थे, इंटेलिजेंट लोग थे, और एक दूसरे से वो अगर लड़ते भी तो बाहर आकर एक होते थे। वो कभी किसी के ऊपर कुछ नुक्ताचीनी करके बैठते नहीं थे। सर, मैं और एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि ये बाबा साहब अम्बेडकर है ड्राफ्टिंग यानी संविधान बनाने के लिए कितनी कोशिश की है, बहुत लोगों को मालूम नहीं। चुपी ये कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी चेयरमैन थे, वो क्या ये क्या, ऐसा बोलने वाले बहुत हैं, क्योंकि कोई व्यक्ति को हम नहीं चाहते। ये खासकर ये हमेशा ये दलितों की हालत होती है, तो जब उन्होंने इतना कष्ट करके रात दिन बैठ के जो संविधान उन्होंने बनाया, इसीलिए उसमें एक टीटी कृष्णमाचारी का एक कहावत अपना स्टेटमेंट है, मैं आपके सामने पढ़ के। संविधान का निर्माण करने वाली चुनिंदा 7 सदस्यों की ड्राफ्टिंग कमेटी में सबसे बड़ी भूमिका डॉक्टर अंबेडकर ने बना। 7 लोगों, इसमें क्या होता, क्योंकि उसके एक सदस्य ने वो 7 में एक सदस्य त्याग पत्र दिया, कितने बचे? 6। एक सदस्य का निधन हो गया, कितने बचे? 5। जबकि एक अमेरिका चले गया, बचे 4। एक सदस्य रियासत के कार्यों में व्यस्त रहे और 2 सदस्य दिल्ली से दूर थे। उनकी सेहत खराब होने के कारण कम मौजूदगी होती थी, तो सारा दारोमदार बाबा साहब अम्बेडकर की। ये इतिहास है, हम इसको कभी नहीं कहते हैं। ये बार बार यही बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी के ये थे, सब मेंबर्स ने मिल। अब ये टीटी कृष्णमाचारी जो मेंबर थे उसके कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, और खासकर इस ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, उन्होंने ये बात कही। तो एक व्यक्ति देश बदलने के लिए, संविधान को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और कॉन्स्टिट्यूशन को जीवित रखने के लिए सबसे कंसल्ट करके कंसेंसस जो बनाते हैं, वो किसके जमाने में हुआ? वो कांग्रेस ने किया। उसकी रक्षा के लिए हम लड़ रहे हैं, उसी के लिए हम तैयार हो गए हैं। सब कुछ हम ये नहीं समझते, हम जो कहेंगे वो हमको मिलेगा। हमारा एक सभी का एक इरादा है कि जो चीज इतने कष्ट से, इतने मेहनत से कमाई है, उसको हम गुमाना नहीं चाहते। तो इसलिए सर, आपको और एक यही बात करूंगा कि इसके बाद 1950 में भारत ने जब लोकतंत्र अपनाया तो बहुत से विदेशी विद्वानों को लगता था कि यहाँ लोकतंत्र विफल हो जाएगा, क्योंकि ये करोड़ों अंगूठे छाप लोग हैं। तब ब्रिटिश प्रधानमंत्री, आपको तो मालूम है, फिर मैं बोलने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी चर्चिल ने यहाँ तक कहा था, अंग्रेज चले गए तो उनके द्वारा स्थापित न्यायपालिका, स्वास्थ्य सेवाएं, रेलवे और लोक निर्माण का पूरा तंत्र खत्म हो जाएगा। ये चर्चिल ने कहा। यानी इतना अंडरमाइन किया हमको कि ये लोग अनपढ़ है, अंगूठे छाप है, ये लोग क्या करेंगे, डेमोक्रेसी को कैसा टिकाएंगे। लेकिन हमने टिका के दिखाया, हमने इसको मजबूत करा, इसका संरक्षण किया। और बार बार हमको टोका जाता है, 70 साल में आपने क्या किया? अरे 70 साल में तो यही किया हमने,
इसको मजबूती दी, इसको मजबूती दी हमने, लोकतंत्र को बचाया हमने और संविधान को लेकर हमने आगे बढ़े। और बार बार आपके पास कुछ नहीं बोलने के लिए ये बोल तो जाओ, और कितने दिन बोलते जाओ। सर, तब वर्ल्ड वॉर 2 में, उसके बाद में 7 आजाद हुए देशों में सैनिक तानाशाही थी, फिर भी हमारे लोग मजबूती के साथ इस देश में इस संविधान को टिकाए, डेमोक्रेसी को टिकाए। लेकिन हमारे यहाँ सत्ता का हस्तांतरण गोली या बंदूक से नहीं हुआ। महात्मा गांधी जी हमें जो आज़ादी दिलाए वो सिर्फ नॉन वायलेंस, नॉन कोऑपरेशन से, और इसीलिए हमारी जो संविधान में हमारी जो आदर्श हमारे सामने हैं, उनके वजह से आज सभी लोग इसका पालन करते हैं और इसको आगे ले जाते हैं। दूसरी बात मैं कहूँगा कि इस भवन में 75 सालों के दौरान देश की किस्मत बदली है और देश की सूरत बदलने वाली तमाम कानूनें यहाँ बनी हैं। जमींदारी अबोलिशन, छुआछूत मिटाने का, ओबीसी का आरक्षण के लिए कानून यहाँ बने, यहाँ तक कि ईडब्ल्यूएस के भी बने। सभापति जी ने, मैं पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी का खास तौर पर जिक्र करना चाहता हूँ। उनका मानना था कि संसद तभी तक प्रासंगिक है जब एक समय की बदलती जरूरतों के मुताबिक निरंतर विकसित गतिशील संस्था बनी रहती है। तेजी से बदलाव के दौर में संसद की तेजी से काम करना होगा, ये नेहरू जी का कहना है। तो हम तो कोऑपरेट कर रहे तेजी से काम करने के लिए, लेकिन कभी कभी झगड़े की बात ही ज़्यादा होती है। सर, नेहरू जी के पहले कैबिनेट में कैसा, यानी मैं ये बता रहा हूँ कि कैसे डेमोक्रेटिक वे से पहले चलती थी। नेहरू जी के कैबिनेट में वो सबको अपने साथ लेके चलते थे। उन्होंने जो पहली कैबिनेट बनाई उसमें सबसे योग्य लोगों को शामिल किया। जो कांग्रेस में नहीं थे वैसे 5 लोगों को शामिल किया। साहब, उन्होंने तो 5 अपोजिशन के लोगों को शामिल किया, उनसे सहमति नहीं होती थी उनको किया। आप तो हमारी छाया भी नहीं देखना चाहते। उन्होंने पहली कैबिनेट बनाई थी बाबा साहब और श्याम प्रसाद मुखर्जी साहब समेत 5 दूसरे धारा के विचारधारा के लोग थे। अब हो सकता है सर? ये कब तक चली सर? हाँ, ये परंपरा कब तक चली? नहीं, ये नहीं, देखिए, जब तक नहीं, उसके बाद में तो हर पार्टी, हर विचारधारा के लोग अपना अपना फ्लैग लेके निकले ला। जब झंडे अलग हो गए, लेकिन इसको बुनियाद डालने के लिए, सहन करने के लिए, सबको लेके जाने के लिए ये काम उन्होंने किया। अब तक तो चल रहा है, लेकिन एक कि आप अपोजिशन को सहन नहीं करते, उन्होंने सहन करके अपने कैबिनेट में लिया। हाँ, बाबा साहब अम्बेडकर को देखो, नहीं, अरे सुनो जी, तुमको क्या इतिहास मालूम है? मैं बताता हूँ। जब कोई भी पार्टी बनाते हैं तो अलग अलग पार्टी में होते हैं, तो वो बाद में बहस करता हूं मैं आपसे, आओ मेरे पास में सब सबूत है। सर, नेहरू जी के बारे में बहुत बातें बोलते हैं अपोजिशन के लोग, खासकर बीजेपी के लोग। ये छोड़ दीजिए, जो आदमी 14 साल जेल में रहकर सब कुछ सहन करके
देश के बुनियाद डाल के, बड़े बड़े कारखाने बना के, पब्लिक सेक्टर बना के, नौकरियां दे के इतने बनाए, वो बुनियाद डालने के बाद देश बढ़ा और 5 ही साल में हम आगे बढ़े। तो मैं आपको आगे थोड़ा सा दिखाऊंगा कि किस ढंग से, देखिए बोलते हैं नेहरू जी के कितना बड़ापन था कि अपने राजनीतिक विरोधी धारा को नेता श्याम प्रसाद जी को केंद्र में इंडस्ट्री और सप्लाईज मिनिस्टर बनाए। नेहरू जी संसद का बहुत सम्मान करते थे और अक्सर अपने सहयोगियों को और युवा सांसदों के लिए एक उदाहरण के रूप में उन्हें डिबेट्स के दौरान धैर्यपूर्वक बैठकर सुनते थे, धैर्यपूर्वक बैठकर सुनते थे। अब अंदर भी नहीं आते, वो तो धैर्य के अनुसार सुनते थे, लेकिन यहाँ अंदर भी नहीं आते प्राइम मिनिस्टर। दर्शन नहीं मिलते होते। हाँ, दर्शन तो हमको क्या क्या भगवान है क्या दर्शन नहीं? तो हमारे को या कम से कम डेमोक्रेटिक तरीके से आने के लिए बोलो, थोड़ा गोयल को भी रिलीफ मिलेगा। नहीं तो हर बात को डिफेंड करना पड़ता है, वो गोयल जी उठना पड़ता है। थोड़ा उनको जरा बिठा के प्राइम मिनिस्टर जरा बोले, अरे हम भी बोलेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर आए हैं, देखेंगे इस बार के बहुत दिन हो गए उनको देख के। तो अगर कोई पूछेगा तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर कैसे है, बोले तो हम मैं क्या बोलूं, अपोजिशन लीडर हूँ। तो ये सर, ये इसलिए कह रहा हूं कि एक संसद को जानकारी, अरे क्यों भाई, आपका तारीफ किया मैं। जब प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आते हैं तो आप लोग बाहर चले जाते हो। नहीं, अब ऐसा है, जब वो नहीं, वो जब वो आते हैं हम बाहर चलते हैं ना, तुम पहले ही भगाते हो हमको, कुछ कह के झगड़े निकाल के। चलो छोड़ दीजिए। नेहरू जी, अरे सब मालूम है आप कहाँ बिठाते कैसा करते। सुनो, अब नेहरू जी महत्वपूर्ण मुद्दों पर लगातार विपक्षी नेताओं से मिलते रहते थे। प्रमुख मुद्दों पर बहस के दौरान सांसदों की बातें ध्यान से सुना करते थे। नेहरू जी ने तो यहाँ तक कहा था, मुझे इस सदन की शक्तियों से ईर्ष्या है और मैं नहीं चाहूंगा कि कोई उन शक्तियों को सीमित कर दे। यानी इतना बड़ापन, मैं किसी को सीमित करना नहीं चाहता, सुनना चाहता हूँ, सबकी ओपिनियन लेना चाहता हूँ। तो ये बात उन्होंने कही। आज क्या होता है, कोई सुनने, हमारे को सुने तो भी हमारी बात सुनने के लिए कोई नहीं आते, बार बार यही कहते हैं कि अब उन्होंने कहा। नेहरू जी के विचार था, मजबूत विपक्ष न होने का अर्थ है व्यवस्था में महत्वपूर्ण खामियां हैं। अगर मजबूत विपक्ष नहीं है तो वो ठीक नहीं है, नेहरू जी का कहना। अब जो मजबूत विपक्ष है तो उसको ईडी, सीबीआई कमजोर कैसा करना, कमजोर कैसा करना इधर है। अगर कोई है भी है, इमीडिएटली उसको लेना, कमजोर करना, फिर वॉशिंग मशीन में डालना, क्लीन होके बाहर आ जाना, वहीं पर परमानेंट है। सर, लेकिन आज क्या हो रहा है ये सब देख रहे हैं। संसद में पीएम साहब कभी कभार आते हैं, जब आते हैं तो इवेंट बनाकर चले जाते हैं। मणिपुर साहब, आपको तो मालूम है 3 मई से आज तक दंगे चल रहे हैं, आज तक लोगों को मार रहे हैं, घर जला रहे हैं, आज एक मर गया। तो कितने, इसके बारे में एक स्टेटमेंट दो। हमने इतनी कोशिश की साहब, जरा आप। कोशिश तो मैंने की थी। नहीं, आपने की कोशिश थी, तो मेरी तरफ से थी सब। नहीं कि हर हालत में चर्चा हो, नहीं आधी रात तक चर्चा हो। बोलने दिए सर, शक्ति से। नहीं आप, अरे भाई तुम
क्यों ये उनको इरिटेट करते हो? सर, आप तो कोशिश किए हैं, लेकिन आपके बातों को भी वो नहीं मानते। ये मुश्किल है ना। आप हमको बोलते हैं, इसीलिए हम बार बार आपके तरफ देखते हैं। तो जब हम आपके तरफ देते हैं, तो फिर आप उनके तरफ देखते हैं। तो इसलिए खड़गे जी, मैं मजबूर नहीं हूँ, मजबूत हूँ। आप मेरी मजबूत बात को मानते तो नहीं लोकसभा से पहले चर्चा होती, ज्यादा सार्थक चर्चा होती। अरे साहब, मणिपुर डेमोक्रेसी पर में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने लोकसभा में कहा, मैंने बड़ी कोशिश की कि इस सदन में व्यापक चर्चा हो, आपने होने नहीं दी सर। नहीं, आपने नहीं होने दी। ये देखिए 267 सर 267 ये देखिए, ठीक। अरे वो बात गई, जाने दो, बात गई है और रात गई कुछ। सर चैम्बर में नहीं आते। लेकिन आज क्या हो रहा है इम्पोर्टेंट बात। ये सब देख रहे हैं। सर, वो देश के कोने कोने में जाते हैं, लेकिन मणिपुर क्यों नहीं जाते? सर, पहले आपको शिकायत थी कि वो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्यों गए? नहीं बोल, आपने यहाँ पर कहा था। मैंने बोला माननीय वो खड़गे आने जी, दो। आपने इस सदन में कहा था नहीं। कि वो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में क्यों जाते हैं? नहीं साहब, वो आने दो मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में। कुछ काम करके दिखा के, कुछ तो करते नहीं। लेकिन खैर, डेमोक्रेसी में हार जीत तो अलग है, लेकिन आते हैं तो इवेंट बना के चले जाते। मैं चाहता था वो गुलबर्गे में एक डिवीजन बने, मैं चाहता था वहाँ एक फैक्ट्री मैंने बनाया था उसको शुरू करे, मैं चाहता था वहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो कुछ इम्प्रूव करे। और कहाँ हमारे यादव साहब कहाँ है, हमारे लेबर मिनिस्टर, उनसे तो मैं आते जाते नमस्ते करता हूँ, साहब मेरा क्या हुआ, एक एम्स बना के दो। वहाँ बहुत बड़ा हॉस्पिटल बना है, तो वो उनके कंट्रोल में है। उन्होंने क्यों उसको इंटरेस्ट नहीं ले रहे? जब तक मोदी साहब का परमिशन नहीं मिलता तब तक वो नहीं देंगे। मेरी मुश्किल ये है कि आप सरकार के ऊपर, सरकार को क्यों रिक्वेस्ट नहीं करते? रिक्वेस्ट नहीं भाई, दबाव डाले तो भी नहीं कर रहे। और आते जाते मैं समझता 50 सलाम तो हो गए होंगे मेरे यादव से। 50 सलाम? हाँ 50, मेरे बाजू में है ना। फिर तो ये ऐसा, और अच्छी बिल्डिंग है, उन्होंने खुद देखे हैं, देखकर। खैर जाने दो, हमारी किस्मत अच्छी नहीं, मेरे लोगों की किस्मत अच्छी नहीं। वहाँ के लोग पहले ही बैकवर्ड है और भी उनको दूर रखे हैं। तो ये मणिपुर को जाना था, वहाँ पर उनके दुख दर्द को देखना था, लेकिन किसी वजह से वो जा नहीं सक रहे। लेकिन इससे ये अच्छा नहीं हो। सर, सभापति जी, अटल जी ने अपने कार्यकाल में 21 बार बयान दिया। अटल जी ने अपने कार्यकाल में 21 बार बयान दिया 6 साल में। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने 30 बार बयान दिया। केवल हमारे मौजूदा पीएम साहब ही ऐसे हैं जो सदन में 9 सालों में कस्टमरी बयानों को छोड़ के केवल 2 बार बोले। ये डेमोक्रेसी है साहब। अब इसको क्या कैसा सुधारते, मैं आपको ही छोड़ देता हूँ। सर, दूसरी, सर थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कीजिए, ये कस्टमरी बयान कौन सा होता है? हाँ, कस्टमरी बोले तो ये अपने राष्ट्रपति जी का, ये जो ऐसे इश्यूज रहते ना, कस्टमरी नहीं सर, बोलना ही चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण तो वही है। नहीं, दिग्विजय सिंह जी, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है कि यदि अगर प्रधानमंत्री उन कस्टमरी मुद्दों पर बोलते हैं वो कितना आवश्यक है। I am not in defense of anyone, but I am on hard facts. Sir, debating is not the मैं तो समझता था कि माननीय खड़गे जी को शिकायत होगी कि प्रधानमंत्री जी इतना ज्यादा क्यों बोलते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में। साहब नहीं साहब, सुनो,
नहीं साहब, I will ask the secretariat नहीं have full update on this and No, no. inform leader of the opposition. नहीं In next 3 आप, days. आप अपने स्टाफ को पूछिए, अटल बिहारी वाजपेयी 21 बार बयान दिए। बयान देना अलग है, कस्टमरी जो उत्तर देना हर चीज पे, जो राष्ट्रपति के इस पे भाषण देना, वो अलग है। तो ये 21 बार बयान जो वाजपेयी साहब ने दी, अलग अलग ओकेजन पे दिए सो है। वैसा ही मनमोहन सिंह जी ने 30 बार दी, ये अलग अलग ओकेजन में दी। ये बात मैं बोल रहा हूँ, वो भाषण देते नहीं, बोलते नहीं, बाहर बहुत बोलते हैं, इतना बोलते हैं वो हजम ही नहीं होता हमको, इतना बार बोलते हैं। साहब, वो आपने बोला कि मैंने तो चांस दिए तो भी आप लोग नहीं बोलते हैं, चर्चा नहीं करते। सर, हमने पहले 267 में 7 बार इस सदन में 267 में 7 बार चर्चा हुई। क्वेश्चन आवर सस्पेंड करके 10 बार चर्चा हुई। कितने सालों में? हाँ, कितने सालों में? कितने सालों में? In how many years? देखो, मैं कह रहा हूँ ये सदन में जो हुआ है, लेकिन आप एक बार भी नहीं कर आप रहे। मुझे कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, इसलिए आपसे संरक्षण मांग रहा हूं कि जो फिगर दे रहे हैं, आपके हाथ में जिन्होंने फिगर ठीक दिया है, है, मैं वो उनसे फिगर आपको पूछिए भेज दूंगा। कि कितने दशक में ये हुआ है। नहीं, मैं डेट वाइज, सर, मैं बहुत नरम दिल का आदमी हूँ। वो फिगर दे दूंगा। सुन लीजिए ए, ऐसा नहीं बोलो। गोयल, नहीं, ये have क्या है? respect for your leader. ये चुप बैठो भाई। तो आपको चेयरमैन साहब को ऐसा नहीं सताना चाहिए। सर, सर, पहले तो आप उकसाते हो और फिर उनको डांटते हो। नहीं, वो ऐसा बीच में बोल। आपने पहले वाली बात भी बहुत सही कही थी। I became the कानून first बनाने chairman के where leader of opposition declined to see me in the chamber at my request. Yes, I noticed it. सर, संसद और विधानसभा जनता की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्थाएं हैं, जिनके माध्यम से जन आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति मिलती है और बदलते समय में जनता की अपेक्षाएं बढ़ रही है। लिहाजा सदनों में स्तरीय चर्चा होनी चाहिए। इन चर्चाओं को पूरा देश लाइव देखना चाहिए। इसको जरा ठीक करिए। अब तो मेरा दिख रहा है, बाकी के वक्त तो किसी अपोजिशन का आता ही नहीं ज़्यादा। वो जरा क्या कंट्रोल हमारे गोयल साहब करते हैं और फोन करते हैं, मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो बोल दीजिए। कम से कम हमको तो बाहर चांस नहीं मिलता, यहाँ तो चांस मिलता है, तो जरा दिखाते दीजिए। जनता के सवाल उठा सकते हैं। अब जब भी हमारे ये अभी तेलंगाना के नेता उठा रहे थे, ऐसा उठते रहते हैं, हम डांटते रहते हैं, लेकिन वो जो कहते हैं, कम से कम यहाँ अगर रजिस्टर हुआ तो बाहर भी मालूम होता है भाई हमारी बात कोई रखे। अब उसी लिए ऐसी चीज़ें संवैधानिक ये मुख्य है, और संवैधानिक तरीके से हम जो काम करते हैं उसको आपका प्रोत्साहन मिलना चाहिए, और सरकार का भी हमको देने का ये कोशिश होनी चाहिए। और ये संसद लोगों के हितों तथा अधिकारों का संरक्षक है, और आप हमारे गार्डियन हैं, और अगर हमारे ऊपर कुछ अन्याय हो रहा है, फौरन आप हमारे अपने को संरक्षण देने वाले आप भी हैं। नहीं तो हम इतने कम लोग हैं, उतने सब लोग अगर हमको मारते पीटते रहेंगे तो फिर बाद में आपके पास कौन रहेगा, हमें रोना पड़ता। तो इसीलिए जरा आपका संरक्षण जरूरी है, और
मैं ये कहूँगा कोरोना के महामारी में भी बहुत कुछ कमियां थी, फिर भी हमारे देश में उसको भी ठीक ढंग से निभाने की कोशिश हो गई। लेकिन चंद जगह जैसा यूपी है, दूसरे स्टेट्स हैं, उसमें जो भी कमियां थी वो भी यहाँ पर हमने पहले चर्चा में लाए थे और उसका पूरा जिक्र यहाँ पर हुआ। पहले का जो 33 दिन का था 20 में, फिर उसके बाद 21 में 58 दिन था, फिर 22 में 56 दिन था। ये कोरोना के जो बड़े बड़े जो भी ये थे वो तो खत्म। सर सभापति जी, दुनिया भर में वैसे तो 19वीं सदी में निर्मित 2 दर्जन संसद भवन उपयोग में लाए जा रहे हैं। भारत में लोगों की दिल दिमाग पर 144 खंभों वाली ये गोल इमारत छाई हुई है। यही देश की आज़ादी के बाद से 75 सालों में सारे महत्वपूर्ण फैसले यहाँ पर हुए। इस इमारत की वास्तुकला पर भारतीय परंपरा की छाप है, लेकिन इसको नफरत से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इस सदन में नेहरू जी बैठे थे, अंबेडकर बैठे थे और बहुत से नेता, बड़े बड़े वल्लभ भाई पटेल, ये सब बैठे हैं। इसलिए भूल ही जाना, उधर ही जाएंगे, ऐसा शुरू हो गया। कल लेके जा रहे शायद, हमको अभी मालूम नहीं मुझे। सर सभापति जी, संसद का सबसे बेहतरीन कामकाज पहली लोकसभा में, मैं बता रहा हूँ, 1952 से 1957 के बीच सिर्फ 5 साल में माना जाता है कि जिसमें 677 बैठकें हुई, 319 विधेयक पारित हुए 5 साल में। और उस दौरान कानूनों पर हुई बहसें जिज्ञासा और केंद्र बनी हुई। संसद का मुख्य काम कानून बनाना है, लोगों को सशक्त बनाना है, इसीलिए ये नीतियाँ यहाँ पर तय होती थी और सभी लोग एक मत से ऐसे नीतियों को सपोर्ट करते थे। सर राज्यसभा और लोकसभा में एक से एक अनुभवी संसद आज भी है, पहले भी थे, और उसके लिए सबको जरा बोलने की आज़ादी भी मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर बोलने की आज़ादी नहीं मिली, सिर्फ हम लोग, हो सकता है मेरी भी गलती हो सकती है, नहीं बोल के नहीं बोलता, लेकिन मेरी गलती, एक छोटा गलती को, मेरे छोटे गलती को आप बहुत बड़ी सजा देते हैं, और वो इतना बड़ा गलतियां करते हैं, सारा देश देखता है, सब उधर माफ कर देते हो। तो इसीलिए मैं कृपया करके दोनों बैलेंस करके चलिए, दोनों बैलेंस करके अगर चलेंगे तो हमको भी एक मौका मिलेगा बार बार आपको कहने का, विनती करने का, ये सब चीज़ें होती। सर और एक कानून बनाते समय बिलों की स्टैंडिंग कमेटी में छानबीन के लिए नहीं भेजा जाता, तो कम से कम ये तो करना चाहिए सर, ये तो आपको हक है। नहीं, इस बिल में खामियां हैं, इसीलिए इसको स्टैंडिंग कमेटी को भेजना चाहिए। और इसके लिए सभी लोग, मैं आपको उदाहरण के तौर पर चंद चीज़ें बताऊँ। कमेटियों को भेजे जाने वाले बिल्स का प्रतिशत 2009 और 14 के दौरान 71% था, 71% था। वहीं 16वीं लोकसभा में 2014 से 2019 के बीच घटकर 27% हो गया, रह गया। और 2019 के बाद इसमें इतनी गिरावट आ गई, 13% रह गया। साहब कहा 71%, और फिर पूछते हैं आपने क्या किया, यही किया हम, 71% स्टैंडिंग कमेटी को भेजा छानबीन करके, और आपने क्या किया, 13%, 27%। ये है, इससे बिल कैसे स्क्रूटनाइज होंगे, वो जैसा दिल में आया वैसा हो जाएगा,
फिर बाद में हम पछताएंगे, फिर सुप्रीम कोर्ट बोलेगा इसको छानबीन करके नहीं लाए, और वहाँ के सभी एमपी और राज्यसभा के मेंबर, लोकसभा के मेंबर शायद अनपढ़ होंगे, समझते नहीं, वैसा ही भेज दिए। तो उधर से एक टिप्पणी हमको सुप्रीम कोर्ट से, बाकी के जनता लोग ये कहते हैं कि भाई हमारे बारे में ये सोचते नहीं, सोच कर कानून नहीं बनाते। लेकिन आप गड़बड़ी में इतने कानून भेज देते हो, वो बुलेट ट्रेन से भी फास्ट आता है, बुलेट ट्रेन से भी फास्ट बिल पास होते हैं। तो इसीलिए सर मैं अभी 5 मिनट लूंगा, फिर आपको बोर नहीं करूंगा। आपने देखा समय खत्म हो गया 5 मिनट से। गो अहेड। आज आलम यह है कि सरकार विधेयकों को सीमित समय में पारित कराने से लेकर सदनों की बैठक कम से कम कराने की कोशिश में चली। इस कारण कानून की गुणवत्ता वैसी नहीं रहती जो व्यापक विचार मंथन या छानबीन से गुजरे कानूनों की होती है। आज आलम यह भी है, 2021 में भारत के प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि बिना व्यापक बहस के जल्दबाजी में संसद में कानून बनाने से गंभीर खामियां रह जाती है, कई पहलू अस्पष्ट रह जाते हैं। वही बात मैंने कहा, और ये इसके हालत ये नहीं होती थी कि लोग यहाँ पर बॉर्डर पे किसान हमारे बैठ नहीं सकते थे। 3 कृषि कानून ऐसी जल्दबाजी में किए कि वो तीनों कानून फिर बाद में एजिटेशन होने के बाद ठहरना पड़ा। तो ये ऐसे करने से किसान भी है आज हमारे ऊपर नाराज है कि पार्लियामेंट ऐसा क्यों करती है। और एक सर, 30 जनवरी 2011 को तत्कालीन विपक्ष नेता अरुण जेटली जी ये बात किए थे। संसद का, क्योंकि हमारे को बार बार वो बोलते हैं आप गए, भाग गए, नहीं सुने, ये बोलते हैं, लेकिन हम जब अपनी बात रखने की कोशिश करते हैं, हम ये नहीं कि किसी से झगड़ा करना, डिस्टर्ब करना, शांति के साथ जब अपनी बात को नहीं रख सकते तब लोग हमारे इरिटेट होते हैं कि हम इतनी कोशिश करके लोगों के मुद्दों को आपके सामने रखना चाहते हैं, मौका नहीं मिल रहा। ये होता है, किसी से दुश्मनी नहीं है, हम सब एक ही हैं और सभी मिलके ही देश के भलाई में सोचते हैं। तरीके अलग अलग होंगे। सर, राज्यसभा में इस जगह बैठते थे, तत्कालीन नेता विपक्ष अरुण जेटली ने 30 जनवरी 2011 को कहा था, संसद का काम है चर्चा करना, लेकिन कई मौकों पर जब मुद्दों का अनदेखी होती है तो अवरोध पैदा करना लोकतंत्र के हित में होता है। मैं और एक बार पढ़ूं सर, आगे पढ़ो। अच्छा, होती है, अवरोध पैदा करना लोकतंत्र के हित में होता है, लिहाजा संसदीय अवरोध को अलोकतांत्रिक नहीं कहा जाता, नहीं कहा जा सकता। तो ये उन्होंने जो सिखाया वही काम जब हमारे तरफ से होता है हमारे को ठोकते जाते हैं। तो सर, ये जो अवरोध पैदा करना लोकतंत्र के हित में होता है, लिहाजा संसदीय अवरोध को लोकतांत्रिक नहीं कहा जा सकता, ये उनकी बातें हैं। और मैं ये भी आपको कहूँगा कि उस हाउस में सुषमा स्वराज भी यही बात कही थी, संसद को न चलने देना भी अन्य तरीकों की तरह लोकतंत्र का एक रूप है। तो ये सारे चीज़ें वहीं से आए। और मैं आपसे ये विनती करूँगा कि खास करके दिग्गज नेताओं को यहाँ पर जो उनके बारे में उनको जो समय देना चाहिए। और मैं और एक छोटी सी बात 2-4 रख के
मेरे भाषण को खत्म कर दूं। विपक्षी नेताओं के कई प्रमुख तथ्यों को सत्ता पक्ष की मांग पर कार्रवाई से बाहर निकाला जाता है और उसके लिए ही मैं आपको पहले आते ही विनती किया, छोटी मोटी चीज़ें जब होती है, आप तो ऊपर हैं हम सबसे, हम नीचे हैं, तो हमारे ऊपर पहला हाथ आप ही का आता है क्योंकि हम नीचे रहने से। तो ये जो है सर, आज तो आपका पूरा अटैक मेरे पर ही है। आप मूल मुद्दे से भटक गए। नहीं, आप खुद देखेंगे कि आपने क्या कहा है अब तक, विषय से बिल्कुल भटक गए सर, नहीं दूर दूर तक चले गए। साहब, ये तो मैं समय और देश की जनता उम्मीद करती थी कि यहाँ से ऐसा मैसेज जाएगा Uncharitable. कि आगे का रास्ता कैसे होगा। जैसे देखो साहब, एक सेकंड, आपने खड़गे जी कहा, कौन बोल रहे हैं? यू मस्ट लर्न टू बी डेकोरस। ही हैज यील्डेड। पहली बार सदन में कुछ डेकोरम हो रहा है तो परेशानी क्यों होनी चाहिए? You will get the chance, sir. You are a very senior member. You will get the chance. Sir, I agree. We may skip the lunch at Michael Saab's request. Good idea. It's a good idea. But that I will do at 1 o'clock. That I will do at 1 o'clock. खड़गे जी, मैं माननीय सदस्यगण को अपील करूंगा, और लगातार मैंने ये बात कही है और गहन चिंतन और मंथन के बाद कही है कि कब तक हम पास्ट प्रेसिडेंट को लेकर हाउस को डिस्टर्ब करते रहेंगे, कब तक हम डिस्टर्बेंस को जस्टिफाई करते रहेंगे। आप अंदाजा लगाइए खड़गे जी, मेरे पर क्या बीत रही होगी जब आप बोल रहे थे कि मुझे बोलने नहीं देते हो। मैं इतना आकलन करता हूं और दुखी होता हूं कि जहां पार्टिसिपेशन हो सकता था वहां आप लोग थे नहीं। मतलब आप अंदाजा लगाइए, इफ लीडर ऑफ द अपोजिशन वुड राइज ऑन दिस क्रिटिकल ओकेजन टू सैंक्टिफाई डिस्टर्बेंस, डिसरप्शन। आपने खुद कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को कोट किया है, वहां तो कभी नहीं हुआ। So why are you commentating on his speech? जयराम जी, Very wrong, sir. जयराम जी, Let him finish. this is not a good habit. Let him finish. No, you are a victim of this habit. Let him finish. Don't have this habit. Don't have this habit. No, this is not a. When the honorable LOP has yielded, why are you being super LOP? Because you want to listen. You can't be. He doesn't need assistance. You want to listen to him. No. You want to listen to him, but it is regulated by the chair. Otherwise, come and sit here and control it. Sir, I have no desire. Every time, I have no desire to sit there. But even I if you want to have, listen to him. even if you have, there is a mechanism. Sir, you are constantly No, interrupting him, sir. please, take your. तो माननीय खड़गे जी, this is a rare historic occasion where after taking note of 75 years, we are required to unfold a vision for next 25-50 years. Sir, exactly. I know it. I know it what he knows. And in the entire discourse, you are focused on two things, sir. I find it. There is a debate between you and him, sir. Sir, This is the problem. There is no freedom of debate between him and you, sir. This is the problem, sir. Lord will speak. The problem, Lord will speak, sir. the problem is when there is time to participate, I have seen absence. The problem is when an issue has to be debated, discussed, deliberated, you have walked out of the house. Problem is the chairman. Sir, this is wrong. This is wrong from your part, sir. Sir, this is completely wrong. You are misleading, sir. You are misleading the house. Misleading, sir. Don't do that. You are misleading the house. You are misleading the house. This is totally wrong. It's a very
partisan attack. Remark from you, sir. Sit down, sit down, sit down. Sir, please I explain your have own said, statement. one second, I request you to one explain second, your own Jairam, statement. take it. Sir, please Everybody explain is your own cooperating statement. today. Take it. You are debating here. No. You are not debating here. Sir, you are not debating here. Sir, let him speak. दिग्विजय जी, एक सेकंड, अरे आप बैठो यार. Sir, let him speak. दिग्विजय जी, with my modest understanding, I can tell you, and I am a great judgment of myself. I self-judge. I can tell you, I am not a stakeholder in politics. I am certainly stakeholder that this upper house, the House of Elders, conducts itself in a manner so that it earns respect of others. We must exemplify our conduct by decorum, discipline. One second. Sir, please don't cast aspersions on us. One second. सर Would you approve that two honorable members should every time come to the rescue of LOP? Is it not an insult to the position he holds? Sir, allow him to speak. Put some people in discipline court. I would urge, if you do not curb the tendencies of other members, let me tell you, things will get on a tangential route. There was an occasion when you wanted to speak and somebody said, give Digvijay Singh ji an opportunity. In the process, the honorable member was insulting you, insulting me. We don't want that. Okay. So all I say is, we have had some discussion. We have to emanate from this theatre सर a मैं तो most खत्म करता important हूँ message to the world outside. Sir, that applies to all of us, including the Conclude, sir. Honorable members, with the sense of the House, we are continuing during the lunch recess as well. Go ahead. सर थैंक यू सर क्या टॉलरेंस है अच्छा बस आपने थैंक यू तो कहा. सर सभापति जी मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि अब टेंशन में आ रहा मामला. तो सर हम बहुत दिन से ये कोशिश कर रहे हैं, सभी की इच्छा है कि महिला रिजर्वेशन का बिल आना चाहिए और महिलाओं को देना चाहिए जो ड्यू है. आज तक हमने सब कोशिश की लेकिन अब मैं समझता हूँ आप जब आप ये मुद्दा उठाएंगे तो जरूर आपके बात को मान्यता वो दे देंगे. तो मैं ये आंकड़े इसलिए देता हूँ थोड़े से. सर सभापति जी दुनिया बदल गई है. इस समय राज्यसभा में 10% और लोकसभा में 14% महिला सांसद है. विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी 10% है. 1952 में नेहरू जी के प्रधानमंत्री काल में पहली लोकसभा में केवल वो भी 5% सांसद महिलाएं थी. लेकिन 70 साल के बाद भी आज 14, 15, 10 के अंदर ही है महिला थी. तो अमेरिकी मैं और भी आंकड़े देता हूं कि महिलाओं को दूसरे जगह भी ऐसा ही हो रहा. अमेरिकी संसद में 2%, ब्रिटेन में 3% महिला सांसद थे. आज अमेरिका की संसद में 28% और ब्रिटेन में 33% महिला सांसद आज है. तो इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस महिलाओं का जो बिल है इसको आप ये कर दीजिए. और दूसरी चीज़ अनएम्प्लॉयमेंट की बात चल रही कि क्योंकि इस 75 साल में हम जब बात करते हैं इधर अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ रहा है, इतना बढ़ 8 करोड़ लोग एजुकेटेड वो आज रास्ते पे है. और इन्फ्लेशन तो सब बढ़ रहा है. आपको मालूम है वो कोई टमाटर डाल के आए तो आपने बहुत उसको डाटा. वो हकीकत थी 400 रुपये 500 रुपये. शायद आप मकान में नहीं पूछे शायद कि आजकल टमाटर की, प्याज की, तेल की, दाल की क्या कीमत है. वो हिसाब आप नहीं पूछ रहे क्योंकि पूरा जिम्मेदारी उनको वहाँ छोड़े
और बाकी का जिम्मेदारी आप यहाँ लिए, और इसीलिए ज़रा मुश्किल होगा उनका। लेकिन ये ज़रूरी है, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना इम्पोर्टेंट है, नहीं तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा डेमोक्रेसी। अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ती गई तो डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि इन चीज़ों को कुछ उत्तर दे। सिर्फ हमने वो किया, ये ठीक है, G2 ठीक है, G2 क्या G20 सर नहीं, क्योंकि वो जीरो में कमल का फूल ही दिखता था। अब देखिए साहब, वो आप देखिए, Very good, boss. हाँ आप देखिए, वो कभी भी एडवर्टाइजमेंट। खड़गे जी, आपका स्तरीय नहीं है, आपका स्तर नहीं है, आपका स्तर नहीं है। तो मेहरबानी करके G20 की मजाक मत उड़ाइए। G20 बहुत अरे बड़ा मजाक समूह नहीं है। भाई, लेकिन सर शायद माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उनको तो सिर्फ 2G दिखता है, 1G एंड सन जी, 2G दिखता होगा। अरे ये देखो सर, मैं ईमानदारी के साथ कहता हूं, देश की जब बात आती है उसमें हम सब लोग एक है, उसमें कोई फर्क नहीं। लेकिन तुम बार बार वो गुत्ता मत लो, तुम भी पैट्रियट हो। पैट्रियट हमारे लोग हैं, जान हमारे लोग दिए, मर गए हमारे लोग, मजा आप उठा रहे हो और हमको सिखाते हो। सर आखिरी एक बात कह के आज आप बहुत एजिटेटेड हो। मैं खत्म करता हूँ। नहीं, आज आप बहुत एजिटेटेड हो। हाँ? आप बहुत गुस्से में हो आज। नहीं ना ना सर, हमारी वतन परस्ती के अनगिनत तारीखें हैं, हमारी वतन परस्ती के अनगिनत तारीखें हैं, बेशुमार खिस्सा है। हो भी क्यों ना वतन से मोहब्बत, हो भी क्यों ना वतन से मोहब्बत, ये तो हमारे ईमान की हिस्सा है। तो धन्यवाद सर, आपने इतना टाइम दिया। आपने खड़गे जी, आपने आज पढ़े शुरू में और आखिर में, और पहले भी पढ़ा था जब माननीय वेंकैया नायडू जी का फेयरवेल था, और आपने कहा मौसम कैसा होगा, कितना सताएगा। नहीं उसी आज का आपका एटीट्यूड देने के बाद रियली मौसम फिर जो पीछे गया, पहले का जो था वो आ गया। Honorable members, Honorable LOP has reflected. I would again appeal to everyone. It is not a time for us to be agitated. We have to send a message from this place how our Bharat will move for next several decades. And therefore, when we make light of certain things like G20, G20 can't be reduced to G2 and then Lotus. One second. The world order has been defined. For the first time, G20 has been so impactful that global order has been defined. Inclusion of African Union is being globally applauded. कहीं वो मत डालना, मैं इसलिए मैं जो वहाँ फोटो डाले हैं उनकी बात कर रहा हूँ। G20 का, मैं भी G20 में शामिल हो गया, लेबर मिनिस्टर के हैसियत से 10 G20 मीटिंग में गया, अमेरिका गया, इटली गया, ऐसा कभी नहीं देखा होगा आपने। ब्राजील गया। लुला का जो उस वक्त, आज आपने हैंड ओवर किया लुला को, हैंड आउट नहीं, वो पहले प्राइम मिनिस्टर थे। तो मुझे मालूम है कैसा रेस्पेक्ट देना। देश के बारे में मैं पहले ही बोला, देश के विषय में, देश का जब भी कोई ये आता है, हम पहले लोग हैं उसके लिए सर के ऊपर रखते हैं। माननीय खड़गे तो इसीलिए आप ये मत बोलिए, जो लिखा हुआ बोर्ड है वो बोल रहा हूँ। नहीं देखिए माननीय खड़गे जी, मेरे को भी सौभाग्य मिला दुनिया के नेताओं से चर्चा करने का, एंड हाउ प्राउड आई फेल्ट। द वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट कहता है आवर अटेनमेंट इन 6 years is something which can't be attained in 50 years.